नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी मामले पर बात करेंगे। सोचिए, हम सब डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, फोटोज, वीडियोस, मैसेजेस। अगर किसी कोर्ट केस का फैसला पूरी तरह से एक वीडियो रिकॉर्डिंग या शायद कंप्यूटर प्रिंटआउट पर टिका हो, तो क्या उसे सबूत मानने का कोई खास तरीका है? मतलब क्या बस पेन ड्राइव दिखाकर कह सकते हैं कि ये देखिए, ये रहा सबूत? आज हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अहम फैसला है, अर्जुन पंडितराव खोतकर बनाम कैलाश कुशानराव गुरंट्याल। ये मामला सीधा जुड़ा है भारतीय साक्षी अधिनियम 1872 की धारा 65B से। ये वो धारा है जो बताती है कि भाई, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यानी डिजिटल सबूत कोर्ट में कैसे पेश होंगे। तो आज हम इसी कानूनी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि ये नियम क्या हैं, क्यों हैं और इस फैसले ने क्या साफ किया है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ वकीलों या जजों के लिए ही नहीं है। आज के ज़माने में ये हम सबके लिए जानना ज़रूरी है। मतलब कैसे टेक्नोलॉजी और कानून साथ साथ चलते हैं, खासकर जब बात सच साबित करने की हो। धारा 65B जो है वो असल में डिजिटल सबूतों की प्रामाणिकता, उनकी रिलायबिलिटी को पक्का करने का एक तरीका है कि भाई इसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई। अच्छा, तो ये अर्जुन खोतकर मामला, हाँ, ये शुरू कैसे हुआ? कहानी क्या इसकी? ये कहानी है 2014 की, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। अच्छा। हाँ, जालना सीट। शिवसेना के उम्मीदवार थे अर्जुन खोतकर और वो जीते, पर मार्जिन बहुत कम था, सिर्फ 296 वोट। अरे बाप रे, 296 वोट! ये तो बिल्कुल कांटे की टक्कर थी, है ना? बिल्कुल। और इसी करीबी जीत के बाद उनके जो विरोधी थे, कांग्रेस के उम्मीदवार कैलाश गुरंट्याल और एक और वोटर ने, उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में इसे चुनौती दे दी। चुनौती दी? किस आधार पर? वोटों की गिनती पर सवाल था? नहीं, गिनती का मामला नहीं था। मामला था नॉमिनेशन का, नामांकन का। मुख्य आरोप ये था कि खोतकर ने जो 4 नॉमिनेशन पेपर भरे थे, उनमें से 2 सीरियल नंबर 43 और 44 वाले, वो उन्होंने नामांकन भरने की जो आखिरी तारीख और समय था, दोपहर 3 बजे, उसके बाद जमा किए थे। ओह, तो लेट फाइलिंग का केस था। हाँ, और नियम कहता है कि देर से आए नॉमिनेशन स्वीकार नहीं करने चाहिए। लेकिन जो चुनाव अधिकारी थे, रिटर्निंग ऑफिसर या आरओ, उन्होंने वो नॉमिनेशन स्वीकार कर लिए। तो याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ये गलत हुआ, ये रद्द होने चाहिए थे। और अगर वो रद्द होते तो खोतकर का चुनाव ही अवैध हो जाता। समझ गया। और यहीं पर फिर वो डिजिटल सबूत की बात आई होगी। एकदम सही पकड़ा आपने। याचिकाकर्ताओं ने अपना दावा साबित करने के लिए आरओ के दफ्तर के अंदर और बाहर जो पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी, उसका सहारा लिया। उनका कहना था कि ये जो वीडियो फुटेज है, जो सीडीज और वीसीडीज पर थे, उससे साफ पता चल रहा था कि नॉमिनेशन असल में 3 बजे के बाद, करीब 3:53 पर जमा हुए थे। मतलब काफी देर से। अच्छा, तो वीडियो सबूत ले आए वो। फिर हाईकोर्ट ने क्या किया? हाईकोर्ट ने भी माना कि ये अहम सबूत है। उन्होंने चुनाव आयोग को ऑर्डर दिया, कहा कि भाई ओरिजिनल वीडियो रिकॉर्डिंग लाइए और साथ में एक जरूरी सर्टिफिकेट भी पेश कीजिए। और यहीं से वो धारा 65B का पूरा मामला शुरू होता है। ये जरूरी सर्टिफिकेट, ये क्या चीज है और इसका 65B से क्या लेना देना, ये थोड़ा समझाइए। बिल्कुल। देखिए, हमारे एविडेंस एक्ट में धारा 65A और 65B ये खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए ही है। धारा 65B1 कहती है कि कंप्यूटर से निकली कोई भी जानकारी, चाहे वो प्रिंट आउट हो, सीडी हो, पेन ड्राइव में हो, उसे दस्तावेज माना जाएगा। और कुछ शर्तें अगर पूरी हों तो उसे बिना ओरिजिनल रिकॉर्ड दिखाए भी सबूत मान सकते हैं। इसको कहते हैं सेकेंडरी एविडेंस। अच्छा, सेकेंडरी एविडेंस। और शर्तें क्या हैं? वो शर्तें 65B2 में है। मोटी मोटी बात ये कि जिस कंप्यूटर से वो रिकॉर्ड बना वो ठीक से चल रहा हो, नियमित इस्तेमाल में हो, जानकारी सही ढंग से फीड हुई हो, इस तरह की बातें। ठीक है, ये तो लॉजिकल लगता है। मतलब रिकॉर्ड भरोसेमंद हो। लेकिन वो सर्टिफिकेट, उसका क्या रोल है? सर्टिफिकेट की बात आती है धारा 65B4 में। ये कहता है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कॉपी यानी सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में दे रहे हैं, तो साथ में एक सर्टिफिकेट लगाना होगा। कैसा सर्टिफिकेट? कौन देगा? उस सर्टिफिकेट में कुछ चीजें बतानी होंगी, जैसे ये रिकॉर्ड क्या है, कैसे बना, कौन सी डिवाइस इस्तेमाल हुई, और ये कंफर्म करना होगा कि 65B2 वाली सारी शर्तें पूरी हुई हैं। और ये सर्टिफिकेट देगा कौन?
कोई भी दे देगा? नहीं, ये सर्टिफिकेट उस जगह का कोई जिम्मेदार अफसर देगा या मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति जिसके पास उस कंप्यूटर सिस्टम का लीगल कंट्रोल हो, और वो अपनी बेस्ट नॉलेज ऑफ बिलीफ में ये सर्टिफाई करेगा कि हाँ, सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ है। ये एक तरह से उस कॉपी की गारंटी है। सर्टिफिकेट के वो वीडियो वाली सीडी कोर्ट में सबूत नहीं मानी जाएगी। तो खोदकर वाले केस में क्या हुआ? सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया? यहीं पे मामला फंसा था। बिल्कुल, पेंच यहीं फंसा। चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट के कहने पर सीडीज तो दे दी, लेकिन जो 65B4 वाला डिटेल्ड सर्टिफिकेट चाहिए था वो नहीं दिया। बस एक कवरिंग लेटर जैसा दे दिया कि ये सीडीज रिकॉर्ड से निकाली हैं। अरे, पर क्यों नहीं दिया? कोई वजह बताई उन्होंने? देखिए, जो याचिकाकर्ता थे, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में रिस्पोंडेंट बने, उन्होंने बार बार मांगा सर्टिफिकेट संबंधित अधिकारियों से। हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिए, पर अधिकारी या तो कहते रहे कि मामला सब जुडिशियस है, कोर्ट में है, इसलिए नहीं दे सकते, या फिर बस कोई जवाब ही नहीं दिया। अजीब सी सिचुएशन बन गई थी। ये तो बहुत अजीब है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी सर्टिफिकेट न देना। तो हाईकोर्ट ने क्या किया? सबूत मानने से मना कर दिया सीडीज को? नहीं, यहीं पर हाईकोर्ट ने एक कह सकते हैं बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने माना कि हाँ, कानूनन सर्टिफिकेट जरूरी है, लेकिन जिस तरह से अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे थे, उसे देखते हुए कोर्ट ने क्या किया, जो रिटर्निंग ऑफिसर थी श्रीमती मुथा, उन्होंने कोर्ट में गवाही दी थी। अच्छा, गवाही दी थी। हाँ, उनकी जो मौखिक गवाही थी, जिसे लिख लिया गया था और जिस पर उन्होंने साइन भी किए थे, हाईकोर्ट ने उसी गवाही को सर्टिफिकेट की जरूरत का पर्याप्त अनुपालन मान लिया, सब्सटैंशियल कंप्लायंस। ओह, मतलब गवाही को ही सर्टिफिकेट जैसा मान लिया। हाँ, उन खास परिस्थितियों को देखते हुए, और फिर इसी आधार पर सीडीज को सबूत माना और दूसरी गवाहियों को मिलाकर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि हाँ, नामांकन देर से हुए थे और इसलिए अर्जुन खोदकर का चुनाव रद्द कर दिया। और तब खोदकर गए होंगे सुप्रीम कोर्ट, जहां ये 65B का मुद्दा फिर से उठा। बिल्कुल, मामला सुप्रीम कोर्ट गया और वहां ये सबसे बड़ा सवाल बन गया कि क्या धारा 65B4 का सर्टिफिकेट सच में अनिवार्य है? क्या इसके बिना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सबूत माना जा सकता है? और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक और मुश्किल थी, उनके खुद के 2 पिछले फैसले थे जो इस पर थोड़ी अलग बात कहते नजर आ रहे थे। अच्छा, कौन से फैसले थे वो? एक था 2014 का अनवर पीवी बनाम पीके बशीर और दूसरा था 2018 का शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य। इनमें थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। दिलचस्प, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही अलग अलग राय। तो अनवर पीवी ने क्या कहा था? अनवर पीवी का फैसला 3 जजों की बेंच का था और वो बहुत साफ था। उसने कहा कि भाई, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की एडमिसिबिलिटी के लिए धारा 65 भी सब कुछ है, एक कंप्लीट कोड है। कंप्लीट कोड? हाँ, मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कॉपी दे रहे हैं सेकेंडरी एविडेंस, तो 65B4 का सर्टिफिकेट अनिवार्य है, बिल्कुल जरूरी। इसके बिना वो सबूत कोर्ट में नहीं माना जाएगा और ये सर्टिफिकेट रिकॉर्ड के साथ ही देना होगा। साथ ही देना होगा जी। अनवर पीवी ने नवजोत संधू केस के उस हिस्से को भी खारिज कर दिया था जो कहता था कि पुरानी धाराओं 63-65 से भी काम चल सकता है। अनवर ने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए सिर्फ 65B। बिल्कुल क्लियर कट। तो फिर शफी मोहम्मद केस ने क्या अलग कह दिया जिससे कंफ्यूजन हुआ? शफी मोहम्मद का फैसला 2 जजों की बेंच का था। इसने कहा कि सर्टिफिकेट की जरूरत हमेशा इतनी सख्त नहीं है, न्याय के हित में इसमें ढील दी जा सकती है, खासतौर पर तब जब सबूत देने वाली पार्टी के पास उस डिवाइस का कंट्रोल ही ना हो जिससे रिकॉर्ड बना है। वो सर्टिफिकेट लाएगा कहाँ से? ये भी एक पॉइंट लगता है। हाँ, और इस फैसले ने एक और केस तोमासो ब्रूनो का हवाला दिया जिसने अनवर पीवी का जिक्र किए बिना पुरानी स्थिति दोहरा दी थी। तो एक तरफ अनवर पीवी कह रहा था सर्टिफिकेट एकदम जरूरी है और शफी मोहम्मद कह रहा था कभी कभी छूट मिल सकती है। ये तो वाकई विरोधाभास है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अर्जुन खोदकर केस में इस गुत्थी को कैसे सुलझाया? कौन सी बात सही मानी? अर्जुन खोदकर केस में फिर से 3 जजों की बेंच बैठी और उन्होंने बहुत अहम और साफ फैसला दिया। पहला और सबसे जरूरी पॉइंट, अनवर पीवी का फैसला बिल्कुल सही है। अच्छा, धारा 65B4 का सर्टिफिकेट अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कॉपी दे रहे हैं तो वो अनिवार्य है, जरूरी है। मौखिक गवाही या कुछ और उसकी जगह नहीं ले सकता। तो मतलब शफी मोहम्मद वाली बात गलत थी। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट यही था, शफी मोहम्मद और तोमासो ब्रूनो केस में जो कानून बताया गया वो सही नहीं है। कोर्ट ने इन दोनों फैसलों को ओवररूल्ड कर दिया, पलट दिया। हाँ,
कोर्ट ने कहा कि न्याय का हित कहकर आप कानून की अनिवार्य शर्त को खत्म नहीं कर सकते, और ये दलील भी ठीक नहीं कि जिसके पास डिवाइस नहीं वो सर्टिफिकेट नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि कोर्ट के पास सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट, इन सब में इतनी पावर है कि वो किसी को भी कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें सर्टिफिकेट भी शामिल है पेश करने का ऑर्डर दे सकती है। अच्छा, कोर्ट खुद मंगवा सकती है जी सर्टिफिकेट? है, पार्टी कोर्ट से मदद मांग सकती है। ठीक है, और कोई फैसला जिसे गलत बताया हो? हाँ, एक और था। मद्रास हाईकोर्ट का फैसला था के रामाजायम। उसमें कहा गया था कि सर्टिफिकेट की जगह आप दूसरे बाहरी सबूत, एविडेंस एलियंट, दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया, कहा नहीं, सर्टिफिकेट की जगह और कुछ नहीं चलेगा। तो यह बिल्कुल पत्थर की लकीर हो गया कि कॉपी देनी है तो सर्टिफिकेट लाना ही होगा। लेकिन क्या हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक सबूत के लिए सर्टिफिकेट चाहिए? जैसे मान लीजिए मैं अपना फोन ही कोर्ट में ले जाऊं जिसमें वो ओरिजिनल व्हाट्सएप मैसेज है, उसके लिए भी सर्टिफिकेट लगेगा? नहीं, ये बहुत ही अहम सवाल है आपका, और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत जरूरी फर्क समझाया। सर्टिफिकेट की जरूरत सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी एविडेंस के लिए है। सेकेंडरी एविडेंस? हाँ, यानी जब आप मूल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कॉपी दे रहे हो, जैसे कंप्यूटर से निकाला प्रिंट आउट या सर्वर से कॉपी की हुई सीडी या पेन ड्राइव। लेकिन अगर आप मूल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ही कोर्ट में पेश कर दें, मतलब ओरिजिनल? हाँ, ओरिजिनल, जिसे प्राइमरी एविडेंस कहते हैं, तो उसके लिए धारा 65B(4) के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। इसका कोई उदाहरण दीजिए ना। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आपने अपने मोबाइल फोन से कोई वीडियो बनाया, अब आप वो फोन ही कोर्ट में ले जाते हैं। हाँ। गवाह के तौर पे बताते हैं कि ये मेरा फोन है, मैंने ये वीडियो बनाया था। हाँ। और वो वीडियो दिखाते हैं। हाँ। तो वो वीडियो प्राइमरी एविडेंस है, उसके लिए 65B(4) सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अच्छा। इसी तरह अगर कोई ईमेल सीधे आपके लैपटॉप पर आया और आप वो लैपटॉप ही पेश करते हैं, तो वो ईमेल प्राइमरी एविडेंस है। अनवर पीवी केस में भी यही कहा था। विक्रम सिंह केस में ओरिजिनल कैसेट को प्राइमरी माना था। समझ गया। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए किसी बैंक के बहुत बड़े सर्वर में आपका अकाउंट स्टेटमेंट है, हाँ। अब वो पूरा सर्वर तो कोर्ट नहीं ला सकते ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बैंक उसका प्रिंट आउट देगा, वो प्रिंट आउट सेकेंडरी एविडेंस होगा, और उसके साथ बैंक के किसी जिम्मेदार अफसर का 65B(4) सर्टिफिकेट लगेगा। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, ओरिजिनल बनाम कॉपी। अच्छा, एक और सवाल मन में आ रहा है। अनवर पीवी ने कहा था कि सर्टिफिकेट रिकॉर्ड के साथ ही लाना है। खुदकर केस ने इसमें कोई रियायत दी? मान लीजिए ट्रायल शुरू हो गया, बाद में पता चला सर्टिफिकेट नहीं है या उसमें कमी है, तब क्या? हाँ, इस पर भी खुदकर केस ने थोड़ी प्रैक्टिकल बात कही। देखिए, आइडियल तो यही है और नियम भी यही है कि सर्टिफिकेट साथ में शुरुआत में ही दें। लेकिन कोर्ट ने माना कि कई बार दिक्कतें आ सकती हैं। हो सकता है सर्टिफिकेट में कोई तकनीकी कमी रह गई हो, या जैसा इस केस में हुआ कि पार्टी ने मांगा पर मिला ही नहीं। हाँ। तो कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के पास ये पावर है कि वो सुनवाई खत्म होने से पहले किसी भी स्टेज पर संबंधित व्यक्ति को निर्देश दे सकती है कि भाई सर्टिफिकेट पेश करो। अगर क्रिमिनल केस है तो कोशिश तो यही हो कि चार्जशीट के साथ ही अभियुक्त को सब कुछ मिल जाए, सर्टिफिकेट समेत, CRPC 207। लेकिन अगर अभियोजन पक्ष से चूक हो गई तो कोर्ट बाद में भी अलाउ कर सकती है, पर यह देखना होगा कि इससे अभियुक्त के निष्पक्ष ट्रायल का हक ना मारा जाए। ठीक है, यानी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है जरूरत पड़ने पर। लेकिन फिर वही सवाल, अगर कोई जानबूझकर ना दे सर्टिफिकेट, जैसे खुदकर केस में हुआ कि अधिकारी दे ही नहीं रहे थे, तब क्या पार्टी की गलती मानी जाएगी, सबूत बेकार हो जाएगा? यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने दो बहुत पुराने लेकिन अहम कानूनी सिद्धांत इस्तेमाल किए। पहला, लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबलिया। लेक्स नॉन क्या? लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबलिया। इसका सीधा सा मतलब है, कानून आपसे वो करने को नहीं कह सकता जो करना संभव हो। अच्छा, कानून असंभव की मांग नहीं करता। बिल्कुल। और दूसरा, इम्पोटेंशिया एक्सक्यूजेट लेगिम, यानी अगर आप कुछ करने में असमर्थ हैं, आपकी गलती नहीं है, तो कानून आपको माफ कर सकता है, छूट दे सकता है। तो कोर्ट ने खोदकर केस के फैक्ट्स देखे, पाया कि याचिकाकर्ताओं ने वाकई हर कोशिश की थी सर्टिफिकेट लेने की। एप्लीकेशंस दी, रिमाइंडर्स दिए, कोर्ट से ऑर्डर भी करवाए, फिर भी अधिकारी नहीं दे रहे थे, जानबूझकर टाल रहे थे। हाँ। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में जब सर्टिफिकेट पाना आपकी गलती के बिना असंभव बना दिया गया हो,
तो आपको उस अनिवार्य शर्त यानी सर्टिफिकेट देने से छूट मिल सकती है। कोर्ट ने एक कहावत भी इस्तेमाल की, आप घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं पर उसे पीने पर मजबूर नहीं कर सकते। वाह, ये तो बिल्कुल न्याय का सिद्धांत है कि अगर आपने कोशिश पूरी की पर सामने वाला ये अड़ंगा लगा रहा है तो सजा आपको क्यों मिले। एकदम सही। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन इन खास हालात में हाई कोर्ट ने जो सीडीज पर भरोसा किया वो गलत नहीं था, क्योंकि सर्टिफिकेट ना होना याचिकाकर्ताओं की गलती नहीं थी। समझ गया। तो इस फैसले ने 65B पर तो स्थिति बिल्कुल साफ कर दी। इसके अलावा भी कुछ बड़ी बातें कही कोर्ट ने, कोई निर्देश वगैरह? हाँ, कोर्ट ने भविष्य के लिए कुछ बहुत जरूरी जनरल डायरेक्शंस भी दिए हैं। एक तो दिया डेटा प्रोटेक्शन पर। डेटा प्रोटेक्शन मतलब? उन्होंने सभी सेलुलर कंपनियों, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश दिया कि अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उनसे कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, CDRs या कोई और इलेक्ट्रॉनिक डेटा लेती है, तो उन्हें वो डेटा सिर्फ अपनी नॉर्मल पॉलिसी, जो अक्सर 1 साल होती है, तक ही नहीं रखना है, बल्कि जब तक उस केस का ट्रायल और सारी अपीलें खत्म नहीं हो जाती तब तक उसे संभाल कर रखना है, डिलीट नहीं करना। अरे, ये तो बहुत ही अहम निर्देश है। इसका क्या फायदा होगा? फायदा ये कि अभियुक्त को अपने बचाव का पूरा मौका मिले। कई बार ऐसा होता है कि ट्रायल के दौरान या अपील में अभियुक्त को उस डेटा की जरूरत पड़ती है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। अगर कंपनी ने डेटा डिलीट कर दिया तो उसका बचाव कमजोर हो सकता है। सही बात है। और दूसरा निर्देश, कोर्ट ने नियम बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि IT एक्ट की धारा 67C के तहत और सभी हाईकोर्ट से भी कहा कि आप लोग डिटेल में नियम और गाइडलाइंस बनाइए। अच्छा। किस बारे में? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को कैसे संभाल कर रखना है, प्रिजर्वेशन, जरूरत पड़ने पर उन्हें कैसे निकालना है, रिट्रीवल, और कोर्ट में कैसे पेश करना है, प्रोडक्शन। इसके लिए 2016 की चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस कमेटी की रिपोर्ट का भी हवाला दिया, ताकि भविष्य में ये सर्टिफिकेट वगैरह को लेकर जो कंफ्यूजन और झगड़े होते हैं वो कम हो। ये तो बहुत प्रैक्टिकल और आगे की सोच वाले निर्देश हैं। अच्छा, तो अंत में हुआ क्या? अर्जुन खोतकर की जो अपील थी सुप्रीम कोर्ट में, उसका क्या नतीजा निकला? सुप्रीम कोर्ट ने अर्जुन खोतकर की अपील खारिज कर दी। हाँ, और बॉम्बे हाईकोर्ट का जो फैसला था चुनाव रद्द करने का, उसे सही ठहराया, बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्टिफिकेट वाले पॉइंट पर तो हाईकोर्ट सही था ही, असंभवता वाले सिद्धांत के कारण, लेकिन अगर हम सीरीज को 1 मिनट के लिए भूल भी जाएं तो भी दूसरे सबूत थे, जैसे RO की गवाही, नॉमिनेशन रजिस्टर की एंट्रीज, जिनसे ये साबित हो रहा था कि नॉमिनेशन देर से ही फाइल हुए थे। अच्छा, मतलब और भी सबूत थे? जी, और चुनाव कानून के एक और तकनीकी पॉइंट पर भी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से सहमति जताई कि अगर जीते हुए कैंडिडेट का नॉमिनेशन ही गलत तरीके से स्वीकार हुआ हो तो ये अपने आप में चुनाव के नतीजे पर असर डालने वाला माना जाता है। अलग से ये साबित करने की जरूरत नहीं कि अगर वो नॉमिनेशन रद्द होता तो नतीजा क्या होता। समझ गया। तो कुल मिलाकर आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या निकला, निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है, और बहुत साफ है अब, कि अगर आप कोर्ट में किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कॉपी पेश कर रहे हैं, जैसे CD, प्रिंट आउट, पेन ड्राइव, तो आपको धारा 65B4 का सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। कंपल्सरी है, अनिवार्य है। हाँ। ये बात अनवर PV केस में तय हुई थी और अर्जुन खोतकर केस ने इसे बिल्कुल पुख्ता कर दिया है। और जो बीच में शफी मोहम्मद जैसे केस आए थे जिन्होंने थोड़ी ढील की बात की थी, उन्हें अब खारिज माना जाएगा। ठीक है, ये मुख्य बात है। जी, लेकिन इसमें 2 अहम बातें और याद रखनी है। हाँ। पहला, अगर आप ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ही पेश कर रहे हैं, वो फोन, वो लैपटॉप, वो हार्ड डिस्क, तो वो प्राइमरी एविडेंस है, उसके लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। प्राइमरी के लिए नहीं चाहिए? नहीं। और दूसरा, अगर आपने सर्टिफिकेट पाने की पूरी कोशिश की, पूरी ईमानदारी से, लेकिन सामने वाले ने जानबूझकर नहीं दिया और सर्टिफिकेट पाना असंभव हो गया, तो कानून आपको उस असंभव काम के लिए सजा नहीं देगा। कोर्ट तब भी दूसरे सबूतों को देख सकती है। ये दोनों बातें भी बहुत जरूरी हैं। ये फैसला वाकई दिखाता है कि डिजिटल युग में हमारी न्याय व्यवस्था कैसे नई चुनौतियों का सामना कर रही है और रास्ते निकाल रही है। कैसे कानून को टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाना पड़ रहा है जी। और कैसे नियमों की सख्ती और इंसाफ के उसूलों के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। सही कहा। और यह हमें सोचने पर भी मजबूर करता है, क्या हमारे कानून और प्रक्रियाएं इस तेज रफ्तार टेक्नोलॉजी के साथ चल पा रही हैं? जैसा सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी इशारा किया, शायद हमें इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को संभालने, उनकी प्रामाणिकता जांचने, उन्हें पेश करने के लिए और ज्यादा साफ
और ज्यादा विस्तृत नियमों की जरूरत है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, रुकेगी नहीं। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ती रहेगी, कानून को भी साथ चलना होगा। आज इस अहम और थोड़े जटिल विषय पर इतनी अच्छी तरह से रोशनी डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से जुड़े इस कानूनी पहलू को समझने में काफी मदद मिली होगी।